दोस्तों नमस्कार। ले दे के तीन चीजें ही तो बची है। एक मुसलमान, दूसरा इस देश की राजनीति यानी सियासत, और तीसरा भारत का मीडिया। भारत का मीडिया एक तरफ मुसलमान और दूसरी तरफ इस देश की राजनीति और सियासत, उसके बीच में खड़ा है। तो क्यों नहीं आज मीडिया की लकीर पर चलकर देख लिया जाए, क्योंकि इस देश के भीतर पहली बार आतंकवाद का एक बिल्कुल अलग चेहरा पहलगाम में नजर आया है। और यह संयोग नहीं है बल्कि मौजूदा वक्त की हकीकत है कि भारत की राजनीति और सियासत उसी लीक पर चल रही थी और उसी बीच में आतंकवाद सामने आकर ठहर गया। इससे पहले भारत के भीतर जितनी भी आतंकवादी हिंसा हुई उसमें एक तरफ मुस्लिम और दूसरी तरफ सियासत बांटा जा सकता था, बांटा गया भी। लेकिन इस वक्त की परिस्थिति शायद पहली बार मुस्लिम समाज के भीतर से यह आवाज आई कि इस तरीके के आतंकवाद को हम कभी भी पनाह ना दे सकते हैं, ना ही उसके साथ खड़े हो सकते हैं। और शायद इसीलिए वो दिल्ली का जामा मस्जिद हो या देश भर के भीतर मुसलमानों की मौजूदगी हो, तमाम जगहों पर विरोध खुलकर हुआ। इस तरीके की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। और पहलगाम का एक सच तो यह भी है कि वहां पर जो लोग मारे गए 26 लोग, उस कतार में कश्मीर का एक मुसलमान भी था, केरल के एक ईसाई परिवार का भी शख्स था, इस देश के हिंदू भी थे। लेकिन बात आज उसके आगे की है। सवाल यह नहीं कि कोई घटना हो गई और उस घटना को मीडिया किस नजरिए से देखता है। सवाल यह है कि जो आतंकवादी चाहते थे, क्या उसी तर्ज पर मीडिया इस देश को देख रहा है? क्योंकि अगर पहचान पूछकर, धर्म पूछकर मारा गया, तो क्या इस देश के भीतर मीडिया की भूमिका भी अब उसी पहचान के आसरे इस देश की खबरों को दिखाने और बताने की होगी जो खास तौर से आतंकवाद से जुड़े हुए हों या उसके इर्द गिर्द का ताना बाना बुनते हो? क्योंकि आतंकवादियों ने एक भूमिका इस देश को बांटने को लेकर निभाई और जबरदस्त तरीके से प्रहार किया। और यह सवाल बड़ा हो गया कि समाज को बांटने या इस देश को बांटने की परिस्थिति में क्या वाकई आतंकवाद भी आगे बढ़ चुका है? और अगला सवाल यह भी था, क्या मीडिया की भूमिका अब बड़ी नहीं होनी चाहिए, जहां पर वो समझे कि वह कहीं भी उस आतंकवादी सोच को आगे बढ़ा नहीं सकता है, जहां पर ऐसी सोच इस देश के भीतर पनपे और बढ़े कि समाज हिंदू मुसलमान में बटा हुआ है, आतंकवाद हिंदू मुसलमान को बांट रहा है, तो हमें उसी नजरिए से देखना होगा। और अगर पहलगाम की दृष्टि से जम्मू कश्मीर के हालातों को भी समझें, तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने की प्रक्रिया और उसके बाद की स्थिति में केंद्र सरकार ने पूरे तरीके से एक लिहाज से कॉर्डन ऑफ कर रखा था जम्मू कश्मीर से, चाहे वो नेट का मामला हो, चाहे वहां पर आवाजाही का पूरा मसला हो, यहां तक कि जम्मू कश्मीर की सरकार को भी और वहां के राज्य को भी सस्पेंड कर दिया गया। यानी पूरी ताकत के साथ दिल्ली ने चाहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा ही नहीं बल्कि वहां की संस्कृति, समाज और लोगों की आवाजाही भी भारत के साथ जुड़ती चली जाए। क्या हुआ, नहीं हुआ, और इन सब के बीच पहलगाम हो गया। तो शायद मीडिया का नजरिया क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? क्या मीडिया ने इस दौर में इस देश के अलग अलग जगहों पर, यहां तक कि जम्मू कश्मीर के भीतर ही जो कश्मीरी पहलगाम की घटना का विरोध करते हुए सड़कों पर आए, जो महिलाएं आई, जो लड़कियां आई, जो वहां के निवासी आए, इस देश के अलग अलग हिस्सों में जो कुछ भी हुआ, क्या उसको दिखाने बताने की कोशिश मीडिया ने की? इस दौर में पूरी भूमिका एक गवर्नेंस को लेकर होती है। उसमें जो बड़ी चूक हुई, क्योंकि लगातार 3 स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था, 3 स्तर पर सूचना का आदान प्रदान यानी इंटेलिजेंसिया, और 3 स्तर पर गवर्नेंस चलाने के तौर तरीके, सब कुछ जम्मू कश्मीर को लेकर कहा गया। लेकिन पहलगाम में ऐसा क्या हुआ
कि एक बड़ी चूक नहीं बल्कि एक फेल्योर हो गया? और अगर यह फेल्योर था तो जिम्मेदारी किसकी थी? मीडिया ने एक सवाल किसी भी को जिम्मेदार बताने के लिए नहीं पूछा। ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जहां पर आतंकवादी कैसे वहां तक पहुंच गए, कोई सवाल सत्ता से पूछा नहीं गया। जो परिस्थिति पहलगाम के भीतर थी और वहां पर जो हालात थे, उन हालातों के मद्देनजर भारत के सुरक्षा कर्मियों की गैर मौजूदगी और इंटेलिजेंस का ना होना, और इन सब के बीच वहां पर उपराज्यपाल और उनका अपना सूचना तंत्र, और इन सब के बीच चुनाव के बाद विधायक भी जो अलग अलग जगह से चुनकर आए, क्या उनको लेकर भी किसी तरीके का कोई सवाल इस दौर में उठाया गया, सोचा गया, समझा गया? और तो और राजनीति इस तर्ज पर भी इस देश में आगे बढ़ी कि विपक्ष ने एक हकीकत को तो मान लिया। उसने खुले तौर पर कहा कि अब हम सरकार के साथ खड़े हैं, और सरकार के साथ खड़े होने का मतलब है सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ खड़े हैं और आप बड़े निर्णय ले लीजिए। इस बड़े निर्णय का मतलब होता क्या है? बीते 10-11 वर्षों से जम्मू कश्मीर को लेकर जो राजनीतिक ताना बाना दिल्ली में बुना गया, क्या उसको भुला दिया जाए और उसको भूल दिया गया क्योंकि इस दौर में सबसे बड़ी घटना ने इस देश की आतंकवादी परिस्थितियों को नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर, बल्कि इस देश के भीतर की सियासत और राजनीति को लेकर सब कुछ को एक झटके में सतह पर लाकर खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण बिहार पहुंचकर हुआ। वो एक रैली थी जिसमें घरों को बांटना था, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बांटे जाने थे उसकी चाबी दी जा रही थी। लेकिन ऐलान राजनीतिक तौर पर, और ऐलान इस देश की सियासत के मद्देनजर जम्मू कश्मीर का जिस तर्ज पर हुआ, आतंकवाद का जिस तर्ज पर हुआ, उसमें पाकिस्तान शब्द कहीं नहीं था। और दिल्ली में गृह मंत्री ने खुले तौर पर पाकिस्तान का ताना बाना बुना। तो क्या यह सियासत की एक नई लकीर थी? मीडिया ने कोई सवाल किया? हमें लगता है आज सिलसिलेवार तरीके से जरा इन परिस्थितियों को देखिए, क्योंकि भारत के भीतर जो मीडिया की भूमिका है, अगर मीडिया की भूमिका सकारात्मक तौर पर सरकार से सवाल पूछ नहीं सकती है तो उसके सामने शायद सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उसकी अपनी साख, अगर क्रेडिबिलिटी बचेगी नहीं तो इस देश के भीतर लोकतंत्र का वह हिस्सा गायब हो जाएगा जिसका काम ही है इस देश पर जो भी सत्ता चला रहा है उसकी निगरानी करना। शायद इसीलिए पहली छवि उतरती है इस देश के उस या उन लोगों को लेकर जो कहीं आपको मीडिया में दिखाई नहीं दिया, वो एकदम से गायब थे। हिंदू मुसलमान एकता जिंदाबाद। डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो है अपनी असاتذہ के साथ बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। मासूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। जो आज हो रहा है, जो नेशनल मीडिया दिखा रहा है, हमारे कश्मीर की इमेज खराब कर रहा है, हम उसके भी खिलाफ भी मजम्मत करते हैं। ध्यान दीजिए, ये तस्वीरें पहली बार इस देश के हर प्रांत में इस रूप में उभर कर आई जो इससे पहले, वो चाहे पुलवामा हो, चाहे उड़ी हो, चाहे पठानकोट हो, तमाम जगहों पर ऐसी तस्वीर नजर आई नहीं थी। उस समय देश के भीतर आप सियासी तौर पर कह सकते हैं या फिर सांप्रदायिक तौर पर कह सकते हैं, चीजें बटी हुई थी। और सियासत की अनूठी धारा ने अपने आप को किस मजबूती के साथ पाकिस्तान में घुसकर स्ट्राइक करने की सोच को रखा। उसने एक मैसेज तो दिया कि अगर पहलगाम में जो हुआ है उसके बाद अब दिल्ली रुकेगी नहीं, और उसकी नजरें सीमा पार पर स्ट्राइक करने को लेकर है। और शायद इसीलिए मीडिया के भीतर इस दौर में पूरे तरीके से युद्धक परिस्थितियों को खड़ा कर दिया गया।
एक एक चीज बताई जाने लगी। स्थिति इतनी विकट हो गई कि सेना के मूवमेंट क्या हो रहे हैं यह भी मीडिया बताने लगा। मीडिया यह भी भूल गया कि अगर वाकई युद्ध की परिस्थितियां हैं तो कम से कम इस देश की सेना की मूवमेंट और इस देश के भीतर जो कुछ पड़ोसी देश पाकिस्तान के मद्देनजर रचा बसा जा रहा है उसकी जानकारी तो नहीं देनी चाहिए। और ध्यान दीजिए, इसको लेकर आखिर में सरकार को भी एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ गई। लेकिन मीडिया इस भूमिका से हटकर वह तो उस दिशा में बढ़ चुका था जहां वो मानकर चल रहा है कि दरअसल जो पहलगाम में हुआ अब वो एक युद्ध की परिस्थिति में तब्दील होगा ही। और इस देश के भीतर में एकजुटता कम से कम इस सरकार को लेकर हो ही नहीं सकती है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। यानी किसी भी देश को युद्ध लड़ते वक्त देश की एकजुटता चाहिए और उस एकजुटता को दिखाने बताने का काम मीडिया का होता है। लेकिन मीडिया ने अगर ब्लैकआउट इस देश के एक बड़े समुदाय विशेष को लेकर कर दिया तो उसकी एकजुटता एक झटके में खलनायकी के तौर पर बार बार चैनलों में बैठकर क्यों दिखाई गई। यहां तक कि पाकिस्तान के गेस्ट भारत के राष्ट्रीय न्यूज चैनलों में बैठकर भारत को लेकर ठाके लगा रहे हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया ली जा रही है। और चैनलों के भीतर कोई ऐसा राष्ट्रीय चैनल बचा नहीं जहां पर पाकिस्तान के गेस्ट की मौजूदगी थी लेकिन कश्मीर से कोई गेस्ट मौजूद नहीं था। ये एक अजीबोगरीब परिस्थितियां रही। इन तस्वीरों को अगर अलग अलग चैनलों के आसरे भी आप देखना शुरू करेंगे तो उसमें एक जहन में सवाल होगा कि कश्मीर के भीतर लोगों में क्या नेशनल मीडिया को लेकर इसीलिए कहीं ज्यादा गुस्सा है और सड़कों पर नारे किसी भी मीडिया को देखकर इसीलिए लगते हैं क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी में उनके बारे में बात जो दो लोग कर रहे हैं उनके दोनों के सरोकार सियासत को साधने को लेकर कश्मीर को एक प्यादा मानकर चलने की है या फिर कश्मीर को एक बिसात बनाकर उस पर अपनी अपनी चालें गेस्ट के तौर पर प्रतिक्रिया दी जा रही है। इसीलिए तो यह शोर घाटी में सुनाई देने लगा। ये इंसानियत का कत्ल है। उन्होंने वहां से क्या किया, हम बोल रहे थे मतलब अमन से रहना चाहिए, ये वहां से उनको इशारा कर रहे हैं कैमरा बंद कीजिए। उन्होंने वहां पे लाइव कट किया और जैसे हमने बात खत्म की वो बोल रहा है चलो फिर से कीजिए। ये सरासर गलत है। मैं 100 किलोमीटर काट के आया इधर जज करने के लिए। वाकई क्या गोदी मीडिया ने सवाल किया प्रधानमंत्री से कि आपको तो राष्ट्र के नाम संदेश देना चाहिए था, आपको तो सीधे तौर पर पाकिस्तान को चेताना चाहिए था, क्योंकि आतंकवाद शक्ल के आसरे भारत के भीतर बार बार घुसता जरूर है लेकिन उसके पीछे जो उसके आकाओं की मौजूदगी होती है, अगर वो स्टेट पॉलिसी के तहत पाकिस्तान का हिस्सा बन चुके हैं तो फिर भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए या भारत की पहल क्या होनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक तौर पर कोई सवाल कटघरे में खड़ा करने वाला गोदी मीडिया ने सरकार या सत्ता से नहीं पूछा। क्या वाकई इस दौर में पूछा गया कि कल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यों कहा वो जितना नजदीक भारत के हैं उतना ही नजदीक वो पाकिस्तान के हैं और ये दोनों देश खुद तमाम परिस्थितियों को समझें और इस दौर में संयम में रहें। यह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं जिसके साथ खड़े होने का वादा और दावा भारत लगातार कर रहा है। क्या सरकार से यह सवाल पूछा गया या युद्ध की स्थिति में क्या वाकई चीन और रशिया की भूमिका भारत और पाकिस्तान के साथ अलग अलग तरीके से खड़े होकर युद्ध में झोंकने की होगी या नहीं होगी। इस दौर में अगर पाकिस्तान चीन का दरवाजा ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर खटखटा रहा है कि इधर सिंधु नदी का पानी रुकता है तो वहां ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दीजिए, ये गुहार अगर पाकिस्तान ने चीन से लगाई है तो इसके अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो भी रिएक्शंस होंगे उसको लेकर क्या मीडिया अपनी रिपोर्ट्स के जरिए सवालों को लेकर कुछ भी पहल कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहां तक कि चूक तो हुई लेकिन चूक किससे हुई ये क्यों नहीं बताया गया, और जिससे चूक हुई क्या वो पद पर अभी भी है या नहीं है। इस दौर में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उनसे ज्यादा बड़ी हरकत में देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं।
तो क्या इस दौर में डोभाल और अमित शाह का आपस में ताना बाना इस देश के भीतर ऐसी परिस्थिति में एक साथ मिल बैठकर नहीं हो पा रहा है? ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी क्यों हो गई? कश्मीर नीति जो बनाई गई, क्या उसको लेकर कोई सवाल किसी मीडिया चैनल ने सत्ता सरकार से पूछा? आप यहां कह सकते हैं कैसे पूछेंगे, क्योंकि खुद ही तो सत्ता सरकार मीडिया को निर्देशित करती है कि आपको किस दिशा में जाना है। तो अगर इसे मान लिया जाए तो क्या न्यूज चैनलों के स्क्रीन पर रेंगते हुए जो भी शब्द हैं और उसके जरिए जो धारणाएं बनाने का काम जो हो रहा है वो पूरे तरीके से सत्ता की सियासत के अनुकूल है, इसलिए बनाया जा रहा है? या फिर यह एक नेशनल पॉलिसी में तब्दील हो गया है? यह कौन सी परिस्थिति है? क्योंकि ध्यान दीजिए, पहली बार एक मंत्री कहता है चूक हो गई, दूसरा मंत्री कहता है इस देश के भीतर 140 करोड़ लोग जब तक एक साथ एक सरीखा नेशनलिज्म के आश्रय नहीं सोचेंगे तब तक ऐसी घटना होती रहेगी। यानी ये पराकाष्ठा है उस सोच की जिसमें क्या इस देश के भीतर कोई भी शख्स पहलगाम के आतंकवादियों के साथ आपको खड़ा दिखाई देता है? ये असंभव सी चीजें हैं जो एक झटके में कही जा रही है, और इन सब के साथ साथ अभी तक जो आतंकवादी थे ही नहीं, वो एक झटके में बीते 72 घंटों के अंदर में कश्मीर ही नहीं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे निकल आए। गुजरात के भीतर सूरत से 184, तो अहमदाबाद से 600-700 और पूरे गुजरात में 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों का जिक्र एक झटके में कैसे होने लगा? उनकी सड़क पर परेड कैसे कराई जाने लगी? तो क्या यह सवाल सरकार से कोई पूछेगा? क्योंकि मंत्रियों के अपने ताने बाने भी उलझाने वाले हैं, उनसे भी तो पूछा जाए किरण रिजिजू जो कह रहे हैं वो सही है, या पीयूष गोयल जी आप जो कह रहे हैं वो सही है? सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है, और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स। जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करती रहेंगी। मीडिया को यह सवाल तो पीयूष गोयल जी से जरूर करना चाहिए कि आपको क्या वाकई इस देश के भीतर कोई भी एक शख्स मिला जिसने पहलगाम में आतंकवादी की घटनाओं को लेकर उनके साथ देने की बात कही हो, उनके साथ खड़ा हुआ हो? इस देश के भीतर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय विशेष के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग रहते हैं, लेकिन जब सवाल देश का आता है तो सभी एक साथ खड़े हो जाते हैं। और यह कोई आज की बात नहीं है, और यह सिर्फ पहलगाम के दायरे में आप क्यों देखते हैं? इस देश ने तो कई युद्ध देखे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर का करगिल युद्ध, पूरा देश तो एक साथ खड़ा था। उससे पहले बांग्लादेश जब बना 1971 में, तब क्या स्थिति थी? उससे पहले 1965 में जय जवान जय किसान का नारा पूरे देश के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 1962 में चीन, पूरा देश एक साथ खड़ा था और सारे देश के लोग इस देश की खातिर सब कुछ देने तक को तैयार थे। और एक मंत्री एक झटके में आता है और कहता है कि देखिए, जब तक 140 करोड़ लोग एक साथ एक सोच के साथ नहीं खड़े होंगे तो क्या यह माना जाए? और मीडिया यह सवाल पूछेगा नहीं कि आपका मतलब एक सोच का क्या है? सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हो जाएं, संघ के स्वयंसेवक हो जाएं, क्या चाहते हैं आप? देश का सवाल है। इस देश की राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय भावना और संप्रभुता को लेकर आप कैसे ऐसे सवाल कर सकते हैं? तो इसका मतलब है कि आपकी गवर्नेंस फेल है। लेकिन रिजिजू ने माना चूक हुई, तो चूक किससे हुई है? कोई जिम्मेदार होगा। हमारे पीछे पूरी कैबिनेट लगी हुई है, इसमें से कोई चेहरा बता सकते हैं किसने चूक की? नहीं बता पाएंगे। लेकिन जिनके साथ घटनाएं हुई हैं उनके सवालों को भी क्या इस दौर में मीडिया ने सुना और एक क्षण के लिए भी पूछा कि टैक्स पेयर के पैसे से सरकार चलती है? यानी इस देश के लोग जो टैक्स देते हैं अलग अलग तरीके से, वो डायरेक्ट टैक्स हो, वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, वो जीएसटी का टैक्स हो, वो पेट्रोल डीजल में लिया जाने वाला वैट ही क्यों ना हो, यानी जितने भी टैक्स हैं उसी से तो सरकार चलती है।
सरकार का कुल बजट अगर 48 लाख करोड़ का है तो टैक्स के जरिए सरकार लगभग 45 लाख करोड़ रुपए बटोरती है इस देश के भीतर, और उसी से तो देश चल रहा है, उसी से प्रधानमंत्री को सुविधाएं मिलती है। उसी पैसे से प्रधानमंत्री उड़कर बिहार गए होंगे चुनाव प्रचार के लिए, उसी पैसे से इस देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर गए, हेलीकॉप्टर से पहलगाम में उतरे, इसी पैसे से लेकर तो एनएसए भी तमाम घेराबंदी कर रहे हैं, इसी पैसे से तो सेना चल रही है। और यह सवाल अगर इस देश के भीतर में जिनके पति मारे गए हों वो अगर सवाल करे तो क्या जवाब कोई देगा? या जवाब क्या मीडिया को पूछना नहीं चाहिए? एक क्षण के लिए देख लीजिए, जिन 26 लोगों को पहलगाम में मारा गया, जो शहीद हो गए, और उसके बाद जरा सुनिए उस महिला की बात जिनके पति को मारा गया। यह सूरत की महिला है और वहां पर पहुंचे थे कैबिनेट मिनिस्टर सीआर पाटिल साहब। जब उस महिला ने सवाल करने शुरू किए तो मंत्री महोदय खामोश हो गए। ये सवाल तो मीडिया को पूछने चाहिए थे। उसकी तो आवाजाही इस देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री तमाम जगहों पर है, लेकिन हरकत हो रही है दिल्ली में, लेकिन मीडिया कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। आप कह सकते हैं उन्हें जो कहा जाता है वही बात आकर कह देते हैं, तो फिर वो मीडिया कहां हुआ? वो तो रोबोट से भी खतरनाक स्थिति में है। देखिए और सुनिए जरा। કોઈ ફેસિલિટી નહીં, કોઈ આર્મી નહીં, કોઈ પોલીસ નહીં. જ્યારે મોટા મોટા નેતા આવે, કોઈ વીઆઈપી માટે પાછળ કેટલી ગાડી, ઉપર હેલિકોપ્ટર તેનાથી હાલે છે. ટેક્સ પે કરે છે એના ઉપર નથી. વીઆઈપી માટે જે સર્વિસ છે એ આ લોકો માટે કેમ નથી? હું નીચે આર્મી કેમ્પમાં ચિલ્લાઈને કહેતી હતી કે ઉપર કેટલા લોકો જખમી છે, તમે લોકો જલ્દી કંઈક કરો. અમે ઉપરથી પડતા આખડતા નીચે ઉતરતી હજી ઉપર કોઈ ફેસિલિટી ગઈ નહોતી. આતંકવાદી અમારી સામે આવીને ગોળી મારી જાય છે. હિન્દુ મુસલમાનને અલગ કરીને હિન્દુના બધા ભાઈઓને ગોળી મારી છે. તો આપણી આર્મી કરે છે શું? લાખોની સંખ્યામાં આર્મી હતી ત્યાં, અને જે ટુરિસ્ટ પ્લેસ છે ત્યાં કોઈ આર્મીમેન નહીં, કોઈ પોલીસમેન નહીં, કે કોઈ ફર્સ્ટ એડ કિટ નહીં, કાંઈ જ સુવિધા નહીં. એમાંથી એક આર્મીમેન એવું કહે છે કે તમે લોકો ઉપર ફરવા શું કામ જાઓ છો? હવે તમે મને એ વાતનો જવાબ દો. જો આ રીતનું હતું તો તમે અમને જવા શું કામ દો છો? મારા ઘરનો સ્તંભ વયો ગયો છે, હવે તમે મને પાછો આપો, મને પાછો આપો. મારે બીજું કંઈ ન જોઈએ. આજ પછી કોઈ દિવસ કોઈ વોટ જ નહીં કરતા. જો આપણી ગવર્મેન્ટને પોતાની જ સુવિધા રાખવી છે, તમારા પાછળ કેટલા વીઆઈપી હોય છે, કેટલી ગાડીઓ હોય છે, તમારો જીવ છે. આ ટેક્સ પે કરે છે એનો જીવ નથી. આ છોકરાઓનું શું? આનું ભવિષ્ય શું? આને ડોક્ટર બનાવી છે, આને એન્જિનિયર બનાવો છો, હું કઈ રીતે બનાવીશ? ये शांति बेन है जो कैबिनेट मिनिस्टर मोदी सरकार के भीतर के मंत्री सीआर पाटिल साहब से सवाल कर रही है। वो खामोशी से सुन रहे हैं। मीडिया को ये सवाल करने चाहिए, पूछना चाहिए, लेकिन मीडिया कोई सवाल नहीं कर रहा है। इसीलिए शायद इस देश की विदेश नीति, इस देश की कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत की भूमिका, पता नहीं चीन कल क्या रिएक्शन दे दे। ट्रंप ने तो रिएक्शन दे दिया, पता नहीं कल ईरान क्या कह दे। ईरान अभी बात कर रहा है कि हम मध्यस्थता की भूमिका करा सकते हैं। मीडिया को पूछना चाहिए भारत का स्टैंड पहलगाम के बाद पाकिस्तान को लेकर क्या है, पीओके को लेकर क्या है, और जो कुछ इस देश के भीतर सवाल है, क्या सब कुछ अगर राजनीति के आश्रय समझना है तो राजनीति भी तो हंसी ठहाके लगाकर सरकार की घेराबंदी कर रही है।
क्योंकि अलग अलग जगहों पर कैंडल लाइट जलाई जा रही है। राहुल गांधी कल दिल्ली में हाथ में मोमबत्ती लेकर घूम रहे थे। आप कहेंगे इसके अलावे कोई साधन नहीं है। यकीनी तौर पर यह भारत की एक सबसे बड़ी त्रासदी है कि मौजूदा वक्त में राजनीतिक सवाल और राजनीतिक विकल्प गायब हो चले हैं। सिंबॉलिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना ही भारत की राजनीति में विपक्ष की राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। लेकिन जो हमने हंसी ठहाके का जिक्र किया, उसका खुला नजारा तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने यह कहकर कर दिया, हम आपके साथ खड़े हैं, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, जाइए पीओके पर हमला कर दीजिए और पीओके को लेकर आइए। आप दुर्गा की पूजा करते हैं, इंदिरा गांधी दुर्गा की प्रतीक थी। एक वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, और हम आपके साथ खड़े हैं, जाइए कीजिए। करते क्यों नहीं है? तुरंत कीजिए। सुन लीजिए जरा आप भी। दुर्गा माता को याद करो। अभी पाकिस्तान के ऊपर जो हमला करना है, जो भी करना है, आप आगे करो। आज पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाना है। समझौता का समय नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देना है। इसीलिए आप आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ में रहेंगे। 140 करोड़ भारतीय वासियों आपके साथ हैं। पीओके को तो पाकिस्तान को दो टुकड़ा करो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान में मिला दो, हम साथ में रहेंगे। असल में सरकार ने जो अपनी छवि बनाई, खुद को जिस तर्ज पर इस देश में रखा, नेशनलिज्म यानी राष्ट्रीयता की जो परिभाषा गढ़ी और उसके आश्रय इस देश की रक्षा वो कैसे कर सकती है, इसके लिए बहुत ही एग्रेसिव और तरीके से यह बताया गया कि भारत अब सॉफ्ट स्टेट नहीं है, वो कुछ भी कहीं भी कर सकता है। उसी का परिणाम है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी खुले तौर पर प्रधानमंत्री से कह रहे हैं, जाइए हमला कर दीजिए, अटैक कर दीजिए। यानी ये पूरी पहलगाम की घटना ने इस देश के भीतर मीडिया ने जो खामोशी बरत ली, मीडिया जो अपनी भूमिका को भूल गया, उसे समझ ही नहीं आया कि किसी भी आतंकवादी हमले के बाद उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए। और खास तौर से तब जब ऐसी परिस्थिति आतंकवाद के बाद और आतंकवाद के साथ पहली बार निकली हो, जहां पहचान पूछकर, धर्म जानकर हत्याएं खुले तौर पर हो रही हो, ऐसे मौके पर नेशनलिज्म का मतलब होता क्या है? सत्ता और सरकार अगर गवर्नेंस के तौर पर फेल है और वो चूक मान रही है, तो ये परिस्थिति तो इससे पहले याद कीजिए, तो जब मुंबई पर अटैक हुआ था उस समय को याद कीजिए और उस दौर की रिपोर्टिंग को भी देख लीजिए। सरकार ने कहां कहां चूक की थी, एक एक चीज स्क्रीन पर रेंग रही थी और अधिकारियों को निशाने पर भी लिया गया था। ऐसा नहीं है कि नहीं लिया गया, लेकिन इस दौर में एक गजब की खामोशी है, क्योंकि मीडिया है ही नहीं, वो गायब है। वो एक भोंपू में तब्दील हो गई है, जहां उसको सत्ता के अनुकूल खुद ही तय करना है कि यह परिस्थिति ठीक रहेगी। यानी राष्ट्रीयता की भावना और संप्रभुता की सोच मीडिया के दायरे में सत्ता की गद्दी को देखकर अगर तय होने लगे और इस देश का विपक्ष अगर अपने टीका टिप्पणियों से अपनी राजनीति को दरकिनार करते हुए इस देश की सत्ता और गवर्नेंस के तौर तरीके पर यह कहकर ठाके लगाए, जाइए करके तो दिखाइए जो आप कहते थे, इससे बुरी स्थिति कुछ हो नहीं सकती है। जो पूरा नजारा इस दौर में आंखों के सामने हर किसी के रेंग रहा है, और शायद इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है जब राजनीति कुंद पड़ जाए, सत्ता और सियासत उग्र हो जाए, तब मीडिया के सवाल और संविधान के दायरे तले सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बड़ी मायने रखती है। मनाइए कि कहीं ना कहीं वो नींद से जागे रहें या जाग जाएं, अन्यथा ऐसी घटनाएं भी इस देश को कहीं ज्यादा और बोझिल और कुंद ना कर दे और भारत एक निद्रा में समाता हुआ देश दिखाई ना देने लगे, सिवाय इसके कि बीच बीच में सत्ता की हुंकार आपको सुनाई दे जाए और वह हुंकार मीडिया के भोंपू तले गूंजती हुई दिखाई दे और कुछ भी ना बचे। ऐसा मत होने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।